सभी को नमस्कार। हम उपस्थित हैं लेकर एक और साक्षात्कार। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं दुबे सर, नवनीत सर, आरती मैम और साथ ही जैसा कि बार बार कहा जाता है कि हम उन सदस्यों को भी रखते हैं जिन्होंने पहले साक्षात्कार दिया है, ताकि वो मन स्थिति जान सके कि आखिर साक्षात्कार करने वाले के मन में क्या चल रहा होता है और सवाल किस तरह से तैयार करते हैं। हमारे साथ हैं सोनिया मैम, निशा मैम, स्वीटी मैम, विजय सर और मोनिका शर्मा मैम। मैं हम रेणु मैम के 2 साक्षात्कार कर चुके हैं, तो वही सवाल कि आप अपने विषय में बताएं, उसके बजाय हम सीधा दुबे सर के पास चलते हैं। दुबे सर। मेरा पहला प्रश्न है आपके लिए, आपकी संज्ञा क्या है? जी सर, मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखूंगी अपने नाम को। जी, देखिए, संज्ञा जब कभी ऐसा प्रश्न किया जाए आपकी संज्ञा क्या है, सीधा अपना नाम बताना है, क्योंकि संज्ञा का अर्थ होता है नाम। जी सर, ओके सर। एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था आपकी संज्ञा क्या है, मैंने सीधे सीधे कहा था रविंद्र कुमार दुबे। जी सर, पहले धन्यवाद मैं सर। थोड़े अटक सा गया था, फिर झटके के साथ फिर मैंने जवाब दिया। तो ये व्याकरण का शब्द है, और व्याकरणिक शब्द का अर्थ भी हमें शाब्दिक अर्थ भी मालूम होना चाहिए। जी सर। आप क्या इसके पहले आपको कुछ हिंदी में शिक्षक पद पर, शिक्षिका पद पर पढ़ाने का अनुभव है? सर, मैंने 1 साल केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत शिक्षिका के तौर पर कार्य किया है और 2-3 साल मैंने सर निजी विद्यालय में हिंदी शिक्षिका के पद पर भी कार्य किया है, बट छोटी क्लासों में, छोटी कक्षाओं में। 5वीं तक। व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपसे किए जाएं तो आप उसका उत्तर देने में समर्थ हैं? हाँ जी सर, मैं कोशिश करूंगी सर। तो आप निजी विद्यालय में पढ़ा रही थी, वहाँ छोटी कक्षाओं में व्याकरण में क्या क्या चीजें पढ़ाई, ताकि उससे संबंधित प्रश्न किया जा सके आपसे? जी सर, संज्ञा पढ़ाई है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अ, रस भी पढ़ाए हैं, समास, कारक, प्रत्यय, जी उपसर्ग। जी जी। तो सर्वनाम है सभी का नाम, क्यों? क्योंकि सर हम सर्वनाम को किसी के भी नाम के आगे रख सकते हैं। जैसे राम जाता है, तो राम के स्थान पर हम वह जाता है कह सकते हैं। अगर हम स्त्रीलिंग में लेते हैं कि सीता जाती है, तो भी हम सीता को हटाकर वह जाती है कह सकते हैं। तो इसीलिए सर्वनाम को सभी का नाम, सभी के नाम के आगे हम सर्वनाम लगा सकते हैं, सभी के नाम को हटाकर, इसीलिए कहा जाता है सर्वनाम। नवनीत जी। नमस्कार सर। धन्यवाद सर, बहुत छोटा इंटरव्यू आपने ले लिया। मैम, सबसे पहले मैं आप जानना चाहता हूँ आपकी संज्ञा का क्या अर्थ है? रेणु नाम का अर्थ सर धूल, मिट्टी, ब्रजरज से लिया जाता है। बहुत अच्छा। मैम, आप चूंकि संस्कृत भी पढ़ा चुकी हैं, क्या संस्कृत से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं? जी सर, मैं कोशिश करूंगी। आप यही बता दीजिए, रेणु शब्द का रूप थोड़ा सा बताएंगे आप? रेणु शब्द का रूप किसके समान चलता है? उकारांत स्त्रीलिंग के समान चलेगा सर। उकारांत स्त्रीलिंग कौन सा ऐसा शब्द प्रसिद्ध है? सर अभी नहीं समझ याद में आई, नहीं कोई आ बात रहा। नहीं। धेनु शब्द होता है। हाँ, धेनु। जी मैम। अच्छा, ये बताइए मैम, विसर्ग संधियों में वो कौन सी संधि होती है जिसमें विसर्ग को ओ हो जाता है? जैसे अधः लिखित, अधो लिखित हो जाता है सर, हाँ। उदाहरण मुझे याद है। इस संधि का उसको क्या नाम? नाम, हाँ सर, नाम नहीं ये ध्यान है। उत्तो संधि होती है मैडम। जी सर। पंचमाक्षर क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजनों में जो 5वें अक्षर होते हैं उनको पंचमाक्षर कहा जाता है सर। जैसे पंचमाक्षरों में कौन कौन से अक्षर? यमगणनम, यमगणनम। हाँ, बहुत अच्छा। 12 बरस लौ कूकर जीवई अरु 13 लौ
जिये सियार बरस 18 क्षत्रिय जीवई आगे जीवन को धिक्कार। आपने सुना है ये किसने जी कहा? सर, हाँ जी सर, ये आदिकाल में पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में इनको बहुत गाया जाता है। जी सर, ये मुझे याद था लेकिन अभी दिमाग से आल्हा निकल उदल, रहा है। आल्हा उदल का नाम सुना है आपने? हाँ जी सर, सुना है। तो आल्हा उदल के विषय में किसने लिखा है? जगनिक नाम आपने सुना होगा। जगनिक जी। जगनिक। परमाल रासो लिखी है जगनिक ने, उसी जी के जी, अंतर्गत आलाउदल की कथा का बहुत वर्णन है। बहुत अच्छा। मैम ये बताइए कि मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक हुई है जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, आप उसका नाम बता सकती हैं? नहीं सर। भारत भारती। ठीक है मैडम। अच्छा, सर माँ कह एक इस कहानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी, ये किसकी रचना है? माँ का एक कहानी, मैथिली शरण गुप्त। बिल्कुल सही उत्तर दे दिया आपने, बिल्कुल समय लिया पर आपने सही उत्तर दिया, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, अगली लाइन पूरी कर सकती हैं आप? नहीं सर, नहीं कर सकती। प्रसिद्ध कविता है, किसकी है? नहीं पता सर। नहीं पता? ये कविता नहीं पता आपको? थोड़ा सा प्रयास कीजिए। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सितारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी बिल्कुल चौहान सही। की। हाँ देखिए, आपने समय लिया तो सही उत्तर दिया, बहुत अच्छी बात है। और बताइए मैम, ये वर्तमान समय में हैदराबाद के अंतर्गत एक बहुत बड़े मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने किया, उस मंदिर पर किन की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है? सर मुझे बिल्कुल वास्तविक नहीं पता। झांसी की रानी की? नहीं, झांसी की रानी की नहीं है। बिठूर पेशवा? नहीं सर, मैं नहीं, ध्यान नहीं कर पा रही। रामानुजाचार्य जी, रामानुजाचार्य। कौन सा दर्शन, इनका कौन सा वाद प्रसिद्ध है? रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद। जी। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। जी सर। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, उन्होंने आवाज बोल नहीं दिया जा सर। रही। जी। मैम का वीडियो नहीं आ रहा है सर। आ रहा है सर, इधर आ रहा है, उधर शायद नेटवर्क का कुछ हो गया होगा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मैम, मेरा प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया। हाँ जी सर, कर्मधारय समास चंद्रमुखी। कर्मधारय समास ही है पक्का? चंद्रमा के समान मुख वाली। तो कौन सा समास हुआ फिर? बहुब्री नहीं हुआ क्या? सर बहुब्री में फिर इसका कोई और अर्थ नहीं निकल रहा है ना। चंद्रमा के समान मुख वाली, अब जैसे हम सीता जी को अगर लेते हैं तो फिर बहुब्री निकल के आएगा। नहीं, तो चंद्रमा के समान मुख वाली है जो, ये बहुब्री क्यों नहीं हो सकता है? अन्य पद प्रधान होता है ना, तो चंद्रमा को नहीं जी ले सर। रहे हैं, मुख को नहीं ले रहे हैं, चंद्रमा के हाँ समान मुख है जिसका हम उसको ले रहे हैं ना, तो हाँ, बहुब्री नहीं तो होगा फिर क्या? तो बहुब्री हो जाएगा सर। नहीं तो कर्मधारय कैसे होगा फिर? चंद्रमा चंद्रमुख। नहीं, विशेषण। जब आपने, मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो गया है आपको। चंद्रमुख शब्द में कर्मधारय समास है, जब चंद्रमुखी शब्द बोला जाएगा तो बहुव्रीहि ही होगा। ठीक है ना मैडम? जी सर। जी।
ये बताइए मैम, द्रौपदी का चीर, ये मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? बहुत लंबे होने के अर्थ में सर। जब किसी बात को बहुत लंबा खींच दिया जाए तब बोलते हैं ना, द्रौपदी का चीर होना। जी महाभारत के सर। लेखक कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास जी। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1000 श्लोक हैं सर। मैम बहुत कम आपने आंक दिया। इसको 10 गुना कर, 1000 बोला ना अपना, इसको 100 गुना कर दीजिए आप। 1,00,000। हाँ जी, 1,00,000, 1,00,000 सहस्री संहिता है ये। अच्छा जी सर। जी। घनश्याम सर, जी धन्यवाद सर। ओवर टू यू। मैम आप डेमो के लिए तैयार है ना? आरती मैम के सवालों के तुरंत बाद आप डेमो कर दीजिएगा। आरती मैम। जी सर। जी नमस्कार रेनू मैम। नमस्कार मैम। आवाज आ रही है मैम आप तक? हाँ जी बिल्कुल मैम, आ रही है। जी मैम, मेरा पहला प्रश्न है मैम आपसे कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा व्रत लेखक किसे माना जाता है? मैम आपकी आवाज कट गई। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा हिंदी का वृतांत लेखक किसे माना जाता है उन्होंने? राहुल सांकृत्यायन को मैम। राहुल सांकृत्यायन। इनका मूल नाम क्या था मैम? माफ कीजिए मैम, मूल नाम तो नहीं ज्ञात है मुझे। जी मैम, कोई बात नहीं। मैम, संकुचित शब्द में मूल शब्द क्या है? उचित। उचित। तो आप मानती है कि इसमें उपसर्ग होगा? मैम सही से नहीं मैं बता पा रही हूँ, माफ कीजिए। चलिए कोई बात नहीं मैम। संकोच शब्द जो है वो मूल शब्द है और यहाँ पर इत प्रत्यय है, उचित नहीं होगा। ठीक है, ठीक है मैम। संचार की वह स्थिति जिसमें मनुष्य खुद से बातें करता है क्या कहलाती है? संचार की वह स्थिति जिसमें मनुष्य खुद से बातें करता है। जी मैम। माफ कीजिए मैम, नहीं चलिए मालूम। कोई बात नहीं मैम, घबराना नहीं है, आपने आपने कोशिश करनी है। वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है? मुझे ध्यान रेणु नहीं मैम, आ आप रहा है मैम, पीजीटी पढ़ा। के हाँ लिए जा रहे हैं या पीजीटी के लिए? पीजीटी के लिए जा रहे हैं। मैम, पीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। ठीक है, ठीक है, फिर मेरा जो प्रश्न है वो ठीक है। जी मैम, समाचार लेखन की कितनी शैलियां होती है? मैम माफ कीजिए, वो मैंने अभिव्यक्ति और चलिए माध्यम कोई बात नहीं बहुत मैम। ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ पाई। जी ठीक है मैम। सुमित्रा नंदन पंत जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? उर्वशी के लिए मैम। उर्वशी सुमित्रा नंदन पंत को हिंग चिदम्बरा के लिए मैम, चिदम्बरा के लिए। जी मैम, चिदम्बरा के लिए दिया गया। आपने उर्वशी कहा,
उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी दिनकर की रचना है मैम। रामधारी सिंह दिनकर। जी मैम। जी मैम, मैं कुछ पंक्तियां बोल रही हूँ मैम, आपने बताना है कि ये पंक्तियां जो है वो किसकी है। अरुणिय मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जयशंकर प्रसाद की मैम, चंद्रगुप्त से। जी मैम, जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही ज्यादा प्रचलित रचना कौन सी है? कामायनी। कामायनी। जी मैम। 2023 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? व्यास सम्मान हिंदी में मैम दिया गया है। मैम क्या मैं पूछ सकती हूँ, गीतांजलि श्री को व्यास सम्मान है कि मैन बुकर पुरस्कार है? मुझे ध्यान नहीं है। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को। अभी आई मैम थिंक व्यास सम्मान। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास जी पागल खाना के लिए। जी बिल्कुल सही मैम। व्यास सम्मान किसकी ओर से दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से मैम। जी मैम। मुक्तक काव्य क्या है? मुक्तक काव्य से आशय है कि जहाँ छंदों की प्रधानता ना हो, जहाँ छंद या अलंकार ना हो, वहां उस काव्य को मुक्तक कहते हैं। मुक्त रचना हो, सर्गबद्ध ना हो, के एक जैसे सर्ग दूसरे से संबंधित ना हो, अलग अलग मुक्तक कहा जाता है उन्हें। उदाहरण बताइए मैम। बिहारी के जो दोहे हैं वो मैम मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। जी मैम, कोई एक दोहा गाकर बताएंगे आप? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एह काल, अली कली ही स्यो बंधो, आगे कौन हवाल। जी मैम, बहुत बढ़िया। मेरा अगला प्रश्न है मैम आपसे कि क्या आप स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में समझते हैं जो दूसरों से बेहतर पहल कर सकता है? जी मैम, मैं समझती हूँ। कैसे? मैम अगर जैसे कहीं भी किसी भी स्थान पर बहुत सारे लोग हैं और किसी से कुछ भी प्रेजेंटेशन देने की या कोई भी बात कही जाती है, तो मैं किसी किसी से पीछे नहीं रहती हूँ। अगर मुझे वो चीज नहीं आती है तो मैं उनसे कहती हूँ कि मैं इस चीज को तैयार करूंगी और फिर मैं आपको मतलब बताऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल मुंह छुपा लूं कि नहीं मैं नहीं करूंगी, मैं ऐसा मतलब नहीं करूंगी। तो मैं समझती हूँ मैम, कोशिश करती हूँ कोई भी चीज हो उसको अगर नहीं आती तो सहज स्वीकार भी करती हूँ और उसको जानने की भी कोशिश करती हूँ। अगर आपको मौका मिले तो आप शिक्षा में क्या बदलाव चाहेंगे? मैम मौका मिले तो शिक्षा में एक बदलाव तो मैं अवश्य चाहूंगी कि जो भी ये 8वीं तक फेल ना करने की जो रीति है बच्चों को, इसे तो मैं जरूर बदलना चाहूंगी मैम। वैसे तो बहुत कुछ मैम दो क्यों हजार बीस बदलना की शिक्षा। चाहेंगी? विशेषज्ञों द्वारा ये शिक्षा नीति जो है वो तैयार की जाती है, तो आप इसे क्यों बदलना चाहेंगी? आपको जी ऐसा नहीं मैम लगता कि उन्होंने बड़ा सोच समझ के इसे बनाया होगा?
जी मैम, विशेषज्ञों ने बनाया है तो बहुत कुछ सोच समझ के भी बनाया होगा, सही भी है। लेकिन कुछ अर्थों में ये थोड़ा गलत साबित हो जाता है कि बच्चों को पता लग जाता है कि हमें फेल तो होना ही नहीं है, तो वो पढ़ते ही नहीं है मैम। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि जिन्हें अभी लिखना तक नहीं आता, वो 8वीं पास करके 9th में आ जाते हैं और फिर आगे कुछ नहीं हो पाता मैम। कुछ नहीं हो पाता, लेकिन हमें करना है ना, कुछ नहीं हो पाता, वो कैसे करेंगे फिर आप? चलिए मान लेते हैं 1st to 8th नो डिटेंशन पॉलिसी है, आप किसी भी बच्चे को डिटेन नहीं करते हैं, और 9वीं कक्षा में आपके पास एक ऐसा बच्चा आता है जिसे ना हिंदी पढ़ना आता है ना हिंदी लिखना आता है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? मैम सबसे पहले मैं उसको शुरू से शुरुआत करूंगी, उसको हिंदी पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं स्वयं भी उसके लिए प्रयास करूंगी, अलग से उसकी कक्षाएं लूंगी। जैसे प्रार्थना के समय अगर नहीं मिल पाता है वैसे समय, तो प्रार्थना के समय में उसको थोड़ा और गाइड करूंगी। जहाँ से वो मतलब नहीं समझ पा रहा है वहां से उसको समय दूंगी मैम, तो थोड़ा बहुत वो सीख पाएगा। जी मैम। जी बहुत बढ़िया मैम। जी जी सर। जी धन्यवाद मैम। मैम आप क्योंकि बहुत लंबा फिर से हो गया, आप डेमो के लिए तैयार रहिए मैम। जी शुरू करिए। जी सर। जी जी सर। सर डेमो से संबंधित सर दुबे सर कुछ भी अगर जानना पूछना या अपना कोई टॉपिक देना या कुछ भी आप देखें सर। सर बोर्ड दिख रहा है? जी मैम। सर सर आप देखिए। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताओ, आज आप मायूस कैसे लग रहे हो? झगड़ा हो गया है? किससे झगड़ा हो गया है? अच्छा, भाई से। अच्छा, आप लोग सभी बताओ, किस किस चीज पे आप लोग भाई से बहनों से झगड़ा करते हो? नोट करो, तब तक मैं बोर्ड एंट्री करती हूँ। आप लिख के रख लो कि किस किस चीज पे झगड़ा करते हो, ठीक है? आज दिनांक है 4/4/2023। बातें नहीं करनी है बेटा, लिख के रखना है कि आप क्या किस किस चीज पे झगड़ा करते हो, ठीक है? और विषय हम पढ़ाएंगे आपको, क्या विषय पढ़ाएंगे हम? हिंदी। कितने उपस्थित बच्चे हैं, कितनी संख्या है क्लास में? कुल संख्या है हमारी 40। और उपस्थित कितने हैं? उपस्थित विद्यार्थी हैं 35 और अनुपस्थित विद्यार्थी हैं 5। ठीक है, लिख के रख लिया क्या आप लोगों ने? अच्छा, चलो तो फिर बताओ। अच्छा, रिमोट के पीछे लड़ाई कर लेते हो, झगड़ा कर लेते हो? अच्छा, आप किस लिए कर लेते हो? कुछ भी चीज ले लेती हैं आपकी बहन, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हो? अच्छा, मम्मी के पास जाते हो, फिर मम्मी क्या करती हैं? समझौता करा देती हैं आप लोगों में। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब ये बताओ, समझौता को हम और क्या कह सकते हैं? मेल मिलाप करा देती हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? संधि करवा देती हैं, बहुत अच्छा। क्या करा देती हैं? संधि, संधि करा देती हैं, बहुत अच्छा। चलो फिर आज ना हम संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ आपने अभी समझ लिया कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? मेल मिलाप, समझौता। अब देखो, मेल मिलाप आपकी मम्मी तो आप में और आपके भाई बहनों में कराती हैं, लेकिन यहाँ हम संधि पढ़ेंगे तो यहाँ किस में मेल मिलाप होगा? भाई वर्णों में ही होगा, ठीक है? ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा। तो अब संधि मेल मिलाप वर्णों का होगा,
तो फिर हम ऐसे ही पता कर दें कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। भाई वर्णमाला होती है, सबसे पहले स्वर वर्ण होते हैं, उसके बाद व्यंजन होते हैं, ठीक है, और बीच में अयोगवाह भी आते हैं। तो सबसे पहले स्वर वर्ण होते हैं, तो एक तो हमारी स्वर संधि हो गई, ठीक है, तो पहली हमारी क्या हो गई, स्वर संधि, बहुत अच्छा। और दूसरी फिर हमारी क्या हो गई, और क्या आते हैं, व्यंजन आते हैं, तो हमारी हो गई व्यंजन संधि, ठीक है। उसके बाद और क्या आता है, बीच में अयोगवाह रह जाते हैं ना, तो उसमें से एक विसर्ग अंग और अह, तो अह को हम विसर्ग भी कहते हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि एक विसर्ग संधि भी होती है, ठीक है। ठीक है, अब हम संधि की परिभाषा के बारे में देखते हैं, क्या परिभाषा बना सकते हैं हम संधि की, बताओ। क्या बना सकते हैं परिभाषा, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है, छोटी से छोटी, आप अपने अनुसार इसको बड़ी भी कर सकते हो। मेल को संधि कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। अब पहला मैंने आपको क्या बताया था, स्वर संधि, ठीक है। अब स्वर हैं तो इसमें किसका मेल होगा, स्वरों का ही मेल होगा, इधर भी स्वर होंगे और उधर भी स्वर होंगे, ये तो पता है ना। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहेंगे, ठीक है। तो अब आज हम ना स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, ये व्यंजन और विसर्ग हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मैम तो हम मैम आइए बैठिए, सर कुछ पूछना है या अभी बुला लें मैम को? जी सर, मैं ये मिटा दूं। हाँ ठीक है, बट मिटा दीजिए, बैठ जाइए। अभी तो हमारे बाकी जो जो सवाल पूछने थे ना, हम अगले साक्षात्कार में पूछ लेंगे, क्योंकि पहले ही बड़ा साक्षात्कार हो चुका और मैम का तीसरा साक्षात्कार है ना। तो सोनिया मैम, निशा मैम, स्वीटी मैम, विजय सर और मोनिका मैम, नेक्स्ट साक्षात्कार लगातार कर लेते हैं, क्योंकि दो जो बैठी मैम प्लीज, दो एक्सपर्ट हमारे साथ अभी जुड़े हैं और मैंने मैसेज करके अभी बुलाया है, ताकि स्थितियां कंटिन्यू चलती रहें और हम एक दो साक्षात्कार और कर सकें। जी सर दुबे सर। हाँ, इनसे एक प्रश्न किया गया था कि वो अपने आप से बात करते हैं, उसको जनसंचार में क्या कहते हैं, तो ध्यान रखें। उसके लिए किसी ने उत्तर लिख दिया था अंतर्वैयक्तिक, वो अंतर्वैयक्तिक नहीं है, अंतःवैयक्तिक है, इस चीज का ध्यान रखें। जो रेणु मैडम, जो इनका साक्षात्कार अच्छा रहा है, बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात प्रस्तुति की इन्होंने, और इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। मेरे सुझाव कि बोर्ड में जब भी आप लिखें, तो हो सकता है कि अभी वीडियो में यहाँ चल रहा है तो इसका आंसर में ना दिखा हो, शब्दों का आकार बड़ा रखें। आप जब साक्षात्कार के लिए जाएं, वहाँ पर आप देखें कि जो बोर्ड मेंबर हैं उनसे आप जो व्हाइट बोर्ड आप जो प्रयोग कर रहे हैं वो कितनी दूरी है, तो उसके आधार पर आप शब्दों का आकार भी बड़ा रखें और थोड़ा अभ्यास कर लें, ताकि आपकी जो लिखावट है वो सीधी रहे। आप लिख रही थी तो नीचे की ओर झुकता चला जा रहा था, तो थोड़ा सा वो एक अच्छा प्रभाव नहीं बनता है। तो इस चीज़ का थोड़ा अभ्यास कर लें, ताकि एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और लगातार, ये कोई दोष नहीं है, ये अब अभ्यास न होने के कारण होता है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। पर जब आप साक्षात्कार देने के लिए जाएंगे, तो अगर आप बहुत सही तरीके से, सीधे तरीके से लिख रही हैं, तो इसका आपको उसका फायदा मिलेगा, मेरा ये कहना है। शर्मा जी। जी सर जी। जी सर। मैम, आप जब लिख रही थी तो आपका पृष्ठ भाग जो है बच्चों की तरफ था, तो कृपया ये प्रयास करें कि पृष्ठ भाग पूरा ना हो, थोड़ा सा मुड़ करके लिखें, ठीक है ना। दूसरा ये कि जब आप प्रकरण निकाल रही हैं, तो प्रकरण निकालने में पहले आप ना, जैसे ही हम प्रवेश करते हैं कक्षा में, तो सारा का सारा मोटिव ये रहना चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट जागृत करना है। आप लिखने में व्यस्त हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट जागृत नहीं हो पाएगा। तो आप प्रयास पहले ये करें कि उनका इंटरेस्ट जागृत कर दें, उसके बाद में छोटा मोटा जो भी काम है पीछे लिखने वाला, वो उसके बाद में करें। तो प्रकरण पहले निकाल लें, ये मेरा सुझाव रहेगा आपको। और
प्रकरण निकालते समय बहुत ज्यादा विस्तार न हो, छोटे कम शब्दों में 3 प्रश्नों में बहुत आराम से मतलब प्रकरण निकल आए तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल सरलतम तरीके से ये होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा विस्तार मुझे लगा, इसलिए मैंने ये बात कही। बाकी आपका डेमो सही था, स्पष्टता थी, और आपकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद सर। आरती मैम, आप भी कुछ? जी सर। रेणु मैम, जब आपने शुरुआत की प्रकरण को निकलवाने के बाद कि आज हमने संधि पढ़ना है, तो आपने एक वाक्य बोला, विषय हम पढ़ाएंगे। तो क्या आपके अलावा कोई और भी था जो इस विषय को पढ़ा रहा था? नहीं मैम, मैं अकेले आपने ही बोला थी। विषय हम पढ़ाएंगे, और यदि मैं सही हूं तो शायद ये जो त्रुटि है ये आप दोबारा भी करेंगी, तो प्लीज मैम थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है? मैम, बाकी हम आपका ऑल ओवर पढ़ेंगे ऐसा इंटरव्यू जो है वो ऐसा कहना, बहुत अच्छा रहा। मैम ऐसा कहना ठीक है कि आज नहीं हम नहीं मैम, संधि आपने पढ़ेंगे हम हम? पढ़ाएंगे। नहीं, मैं वो नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ, जी क्या ऐसा कहना ठीक है कि आज हम संधि पढ़ेंगे? जी मैम, बिल्कुल। जब आपने प्रकरण जो है वो निकलवा लिया बच्चों से, उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि आज हम संधि पढ़ेंगे। लेकिन विषय हम पढ़ाएंगे, ये तो मैम बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। ठीक है, बाकी मैम बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, इसी तरह इस तैयारी को बनाए रखिए, और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। बहुत जल्द किसी एक मिनट रेणु मैम, एक बात और। हाँ हाँ जी। सॉरी सर, अभिव्यक्ति और माध्यम की मैम थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जी हमारे जी, जो करनी एग्जाम है। था उसमें भी ये आया था, और शायद आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है अभिव्यक्ति और माध्यम से नहीं दे पाई थी। तो जी मैम। कोई बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है, आप प्लीज इसे थोड़ा सा देख लीजिए। जी मैम, जी बिल्कुल। जी घनश्याम सर। धन्यवाद मैम। मैम ठीक है, अभी सबने बता दिया ना, यही चीजें थी, कुछ विशेष इसमें। अरे मुझे तो लगा, वो मुझे सबसे अच्छी चीज आपकी जो लगी ना, वो आपने कहा शुरुआत में कोशिश करूंगी। हाँ, ये बढ़िया तरीका है। 2-3 जगह आपने कहा, हल्की सी मुस्कान थी, और आपको आपके नाम से संबंधित बहुत सारी चीजें आपको पता थी। ये पिछले भी शायद एक साक्षात्कार में हुआ था, तो आपने पता कर ली थी वो सारी चीजें। और इसके अलावा बस वो अभिव्यक्ति और माध्यम ही मैंने लिख रखा था, बाकी सब कुछ बढ़िया है मैम, सब ठीक है मैम। सर आप लोगों आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नहीं, ये आपके तैयारी कोई अच्छी है, आप इसके आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं मैम। सर मेरा यही सवाल है, जैसे मैंने प्रकरण निकलवाया था, तो जैसे पहले बताया था कि जो है आप पहले बोर्ड एंट्री कर लीजिए, उसके बाद प्रकरण के लिए बच्चों को मतलब प्रश्न पूछिए, या फिर आप बच्चों को अगर आप आते ही आते मतलब बोर्ड एंट्री करोगे तो बच्चे शैतानी करेंगे, या फिर बच्चों को कुछ इंगेज कीजिए, कुछ काम में व्यस्त कीजिए, उसके बाद अपनी बोर्ड एंट्री कीजिए, फिर प्रकरण निकलवाइए, तो क्या उचित रहेगा सर? बस इतना ही जानना था सर, क्योंकि बोर्ड एंट्री करने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है, वहां फिर बोर्ड एंट्री करनी भी है या नहीं करनी है। सर आप लोग कोई बताएंगे सर? मैम बोर्ड एंट्री में क्या होता है कि हमारा जो कुल संख्या, उपस्थित अनुपस्थित, ये सब कुछ पहले से लिखा रहता है, केवल हमें नंबर डालना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा जहाँ तक मेरा विचार है। और मेरा मानना ये है कि पढ़ाना जो है ना, कक्षा का मुख्य उद्देश्य है, और पढ़ाना तब होता है जब बच्चों के अंदर वो भावना जागृत कर पाएँ आप, वो इच्छा जागृत कर पाएँ। तो मैंने इस उद्देश्य के साथ में ही ये बात कही थी कि इंटरेस्ट जगाना शिक्षक का परम कर्तव्य है। इस वजह से प्रकरण निकालना, यदि मान लीजिए प्रकरण नहीं भी निकलता है तो भी हमें पाठ तो तब भी पढ़ाना है ना, तो पाठ तब भी जी पढ़ाना है, सर। तो प्रकरण इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जहाँ तक मेरा विचार है कि उद्देश्य को अच्छी तरीके से निभाने के लिए
उस पर फोकस करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी दुबे सर इस पर ज़्यादा अच्छी स्पष्टता दे पाएंगे। सर अभी शायद खाना खा रहे हो। नहीं जी सर बताएं सर, जी प्लीज। नहीं, नवनीत सर ने बिल्कुल सही बात कही कि जो देखिए जो हम बीएड में पढ़ते हैं, जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो वस्तुतः सैद्धांतिक होती है, पर जब हम पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उस समय व्यवहारिकता कुछ अलग हो जाती है। जैसे सर ने बिल्कुल सही बताया, नवनीत सर ने, कि प्रकरण निकलवाने में लंबा समय नहीं लगना चाहिए, बहुत संक्षेप में कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। विद्यार्थी में उत्सुकता आ जाए तो आपको पढ़ाना आपका सफल हो जाएगा। उत्सुकता उत्पन्न करने वाली चीज़ें होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी प्रकरण बाहर आ जाना चाहिए कि आप क्या चीज़ आप पढ़ाने जा रही हैं। ठीक है मैम? जी सर। मैम और कोई सवाल? जी बस अभी तो सर इतने ही हैं। बाकी जो प्रश्न जो मुझसे नहीं आए थे तो कई सारे वो तो सर बताएंगी, तो मैं वीडियो में बाद में सुन लूंगी। जी मैम, ये लिखा है शालिनी मैम ने कि संधि की परिभाषा बताकर एक तो उदाहरण देकर फिर भेद बताना सही रहेगा क्या? और मैम शायद पहले भेद बताइए और उसके बाद परिभाषा। तो संधि की परिभाषा बताकर मैम फिर व्याकरण आप पढ़ाने जा रही थी ना, तो व्याकरण को किस विधि से पढ़ाना चाहिए, आगमन या निगमन? सर आगमन विधि ज्यादा उचित रहती है। आगमन विधि उचित रहती है। तो आप अभी जो संधि पढ़ाने जा रही थी उसमें आगमन पढ़ाने जा रही थी कि निगमन? सर अभी क्योंकि तो आप मैंने सबको निगमन बताइए। विधि से ही पढ़ाया है, पहले परिभाषा बताई फिर। जी, तो वही है ना कि बच्चों की उत्सुकता चूंकि आगमन विधि से ज़्यादा बेटर रहती है, इसलिए व्याकरण को आगमन विधि ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। बाकी आप जी निगमन का सर। प्रयोग कर रही थी, इसलिए मैंने ये बात पूछी। जी सर। जी घनश्याम जी सर। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। व्याकरण शिक्षण के लिए तो सबसे अच्छी विधि हम आगमन विधि को ही मानते हैं शुरू से ही, और आगमन के साथ निगमन भी मिला लेते हैं तो आगमन निगमन विधि। तो मैम इस चीज का तो थोड़ा सा रख लीजिएगा मैम ध्यान। और अभी कोई आपका और सवाल नहीं है ना सर? अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे सर मैम नहीं को जी सर। आप लोग? आरती मैम? ठीक है। जी ठीक, ठीक है मैम। आपको बहुत नहीं सर, ठीक है। जी धन्यवाद। आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं मैम। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर। दुबे सर, नवनीत सर, आरती मैम थैंक और यू। बाकी सभी प्रतिभागियों को। धन्यवाद।